हम्म। तो जैसे मैंने 2 अपने अटेम्प्ट्स दिए 2016 में, जिसमें मेरी 211 रैंक बनी थी और मुझे राजस्थान अकाउंट सर्विसेज अलॉट हुई थी। तो तब मुझे पता था मेरे में क्या क्या, जब पेपर मैंने अपने मंगवाए थे तो मुझे पता चल गया था मेरे कौन कौन से वीक पॉइंट्स रहे थे। पता सबको होता है, मुझे पहले से पता था, बट वो एक मैं ऐसे करती थी कि नहीं मुझे अभी, मैंने तो अपना 100% दिया था, पता नहीं क्यों हो गया। पर जब पेपर आया तो जो जो चीजें मैंने खुद ने सोची थी वो सब चीजें उस पेपर में भी उस अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिले हुए थे। तो मैंने दोबारा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की उन वीक पॉइंट्स को सुधारते हुए। मैं अपनी सारी स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करूंगी और मैं मतलब मुझे पूरा भरोसा है कोई ना कोई पॉइंट आप भी उससे रिलेट कर पाएंगे। मैंने उन पॉइंट्स को ओवरकम किया, उन अपनी वीकनेस को, और दोबारा नए सिरे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और फिर मेरी 5th रैंक आई है इस बार में। तो आप जब भी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो ये मत सोचिए कि हमारे ग्रेजुएशन लेवल में हम क्या सोचते हैं कि अपन लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे और इस एग्जाम को निकाल लेंगे, बट ऐसा इस एग्जाम में नहीं है। इस एग्जाम में तो आपको जितना परसिवियरेंस रहेंगे, जितनी रेगुलरिटी रहेगी, उतने ज्यादा आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये कि गाइडेंस जो यहाँ से मिल रही है, उस पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर भरोसा कीजिए, नोट्स को घर जाके रिवाइज कीजिए और जो टेस्ट होते हैं वो रेगुलर दीजिए। ये गलती मैंने 16 में की थी, मैं टेस्ट रेगुलर नहीं देती थी। जैसे आज इंडियन ज्योग्राफी का किसी पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट है, मुझे नहीं आता था तो मैं देखती थी क्या फर्क पड़ता है, किसको पता चल रहा है, इतनी भीड़ में मैं देने नहीं जाती थी। वो पोर्शन मेरा वहां से वीक रहा, वो लास्ट तक मेरा वीक ही रहा। साथ ही मैं क्या करती थी, कई बार क्लासेस, कुछ अपने फैमिली फंक्शंस होते हैं, सबके कुछ ना कुछ कई बार प्री ऑक्यूपेशन होती है, उसलिए अटेंड नहीं करती थी। वो मैं उस खामियाजे को मैंने अपने 2018 एग्जाम तक भुगता है कि वो टॉपिक मेरा कभी क्लियर ही नहीं हुआ, क्योंकि जो क्लास में जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, आपने फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया, आप बहुत लकी है इस चीज के अंदर, क्योंकि आप बहुत बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा हर चीज में बिल्कुल आराम से, तो आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो बहुत स्ट्रांग होंगे। तो हम ग्रेजुएशन में क्या करते थे, लास्ट मोमेंट में पढ़ते थे और सोचते थे कि इसको कर लेंगे। वो गलती हमें इस वाले एग्जाम में नहीं करनी है। आप रेगुलरिटी रखिएगा। सबसे पहले जो हमारे को बाइबल की तरह नोट्स को पढ़ना है। आप बाकी सोर्सेज पे अभी शुरू में स्किप मत कीजिएगा, सबसे पहले अपने नोट्स को कवर कीजिए और वो टाइम के बेसिस पे, अगर टाइम बचता है तो राजस्थान अध्ययन, वैसे नोट्स के अंदर वो सब चीजों को मिलके ही बनाया जाता है नोट्स को, तो आपको ये टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है कि मैं अध्ययन भी पढ़ूं, आरबीएससी की बुक्स भी पढ़ूं। ये सब चीजें होती है आपके टाइम के अकॉर्डिंग। अगर टाइम अपने पास बहुत सारा है, जैसे हमारे को मेंस के बीच में बहुत टाइम मिला था, तो हम जब सारा सिलेबस कर लिए थे तो ये था अब आगे क्या करें, तो हमने राजस्थान अध्ययन देख ली थी, एक राजस्थान बोर्ड की जो 11th की आती वो बुक, बट मोर और लेस सब कुछ कवर था सिलेबस में अपने नोट्स के अंदर, तो वो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा, हमें किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स, जैसे मेरे भी 1-2 बैचमेट्स हैं, उनको ये रहता था कि ये सब्जेक्ट तो हमको कम कराया और कराना चाहिए था। तो यहाँ पे फैकल्टीज को वर्षों का अनुभव है, उन्हें पता है कि सब्जेक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का कहाँ से पूछा जाता है। अगर आपने सबने सिलेबस देखा है आरएस का, तो आपको एक आइडिया तो है ना कितना वास्ट सिलेबस, कितने सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है। तो आप ये देखिए, अगर हम एक एक सब्जेक्ट पे स्पेशलाइजेशन करने लग गए तो हमारा तो सिलेबस ही कवर नहीं होगा। तो हमारे को बस लिमिटेड पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, मिनिमम आउटपुट में मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए हमारे को। साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि जो आपको, जैसे आज आपको टेस्ट के लिए पहले ही बता दिया जाएगा, तो आप उस टेस्ट के लिए अपना जो नोट्स है उनको पढ़ के आ जाइए अच्छे से। साथ ही जैसे यहाँ पे एमसीक्यूज जो हम सॉल्व करते हैं, जो प्रीवियस हमारे को पेपर्स की होती है एग्जाम्स की, उनको भी देखिए आइए, तो आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाएगा। कभी डीमोटिवेट टेस्ट से तो बिल्कुल ही मत होइएगा। कितने टेस्ट होते थे कि मेरे को 70 नंबर आते थे 200 आउट ऑफ 200, बहुत कम कम नंबर आते थे, पर उनसे डीमोटिवेट होने के बजाय ये देखिएगा आपने कहाँ कहाँ कमियां हैं। और कभी भी इस चीज की मत कीजिएगा मैंने तो सही लिखा है मुझे इसमें नंबर क्यों कम मिले। आप ये सीखिएगा कि मेरे को इसमें और क्या अच्छा कर सकती हूँ, ये बताइए मुझे। जब अच्छे नंबर आते थे, जब भी मैं यही कहती थी कि सर इसमें और बताइए और क्या अच्छा कर सकती हूँ, तो इससे क्या होगा, जब फाइनल आप एग्जाम देंगे तो आपको इन चीजों का बहुत फायदा मिलेगा उसके अंदर। क्योंकि अभी तो आप कितनी भी गलतियां खेल लीजिए वो सब जायज है, आप फाइनल डे के दिन वहां पे आप गलतियां नहीं कर सकते। और आपको जैसे आपने एक टाइम टेबल बना लीजिए कि जैसे सबका अलग अलग होता है, मैं मेरी स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करती हूँ। इस जगह मैं क्या करती थी, अपने वीकली टारगेट्स बना लेती थी कि मेरे को अब की बार अभी राजस्थान हिस्ट्री करनी है इसमें और राजस्थान ज्योग्राफी करनी है। ओवरबर्डन नहीं करना, क्योंकि अपनी मशीन ही है बॉडी भी, एक टाइम बाद वापस से वो जवाब दे देती है, इसलिए अपन को थोड़े थोड़े टुकड़ों में उसको पढ़ाई करनी है।
तो अपन को, और इसमें है ना बैकग्राउंड की भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये मत सोचिए कि मैं आर्ट्स से हूँ तो साइंस वालों को ज्यादा फायदा मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एग्जाम में बराबर है। इट इज मैटर ऑफ टाइम कि जैसे मेरे बैच के अंदर थे उसमें आर्ट्स की बहुत अच्छी पॉपुलेशन थी, अब की बार में थोड़े ये सब चीजें कोई बहुत मायने बिल्कुल नहीं रखती इस एग्जाम के अंदर, आपकी मेहनत ही इस एग्जाम में मायने रखती है। कभी भी सबकी लाइफ में परेशानी, मतलब जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे एग्जाम्स भी आने लग जाते हैं, तो हम उस जगह से हमारा जो अपने जो मेन अपना जो है उद्देश्य उससे भटक के उन एग्जाम्स में लग जाते हैं, और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। पर मैंने मतलब उन एग्जाम्स को मैंने 4 साल तक मैं बेरोजगार रही थी, क्योंकि वो मैंने आरएस का आपको पता ही है कितना लंबा प्रोसीजर होता है। तो 2016 के एग्जाम के लिए मैं 4 साल तक मैं बेरोजगार रही थी, और कहीं पे मैंने दिया ही नहीं था एग्जाम, 1-2 दिए थे, वहां मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट मेरे को ये था कि मेरे को इसी एग्जाम के अंदर करना है, और वो मेरा मोटिवेशन था ये एग्जाम को क्लियर करना। तो मेरे जो 211 रैंक के साथ मैं पहली बार सेलेक्ट हुई थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि किस तरीके से मैं टेस्ट होते थे उनको स्किप कर जाती थी, जो क्लासेस थी उनके अंदर मैं अपनी मतलब मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, जो 100% कहते हैं ना जो दिया था वो नहीं था। फिर मैं अपने आंसर्स की बताती हूँ, जो मेरे को कम नंबर मिले थे 2016 में, वो कहाँ कहाँ थे। मैंने आंसर्स के अंदर क्या किया था, जैसे 2 मार्कर से बात करती हूँ शुरू। तो 2 मार्कर में मैं पूरा लिखती थी, जैसे मान लीजिए घोसुंडी इंस्क्रिप्शन का क्वेश्चन आया था, तो मैं लिखती थी घोसुंडी इंस्क्रिप्शन इज सिचुएटेड इन चित्तौड़, मतलब पूरी पूरी लाइंस इतना सारा, तो वो तो 20 वर्ड्स का ये वो सारा भर जाती थी। इंफॉर्मेशन कम डिलीवर करती थी, लाइनें ज्यादा भर देती थी, तो उसके अंदर मुझे 2 में से आधा नंबर मिल जाता था, 1 नंबर, बस इतने, 2 में से 2 तो मुझे 1 में भी नहीं मिले थे। तो मैंने ये देखा कि इन पॉइंट्स को इंप्रूव करना है, जबकि सर हमेशा कहते थे क्लास में कि आप ऐसे लिखिए सिचुएटेड इन चित्तौड़गढ़ सेमी कॉलन। तो आप जो भी फैकल्टीज आपको बता रही है ना, उन सब चीजों को इम्बाइब कीजिए, क्योंकि उनको वो देखे हुए पहले वाले सारे पेपर्स में, तो उनको पता है। तो ये वाली चीज मैंने इस बार की, और मेरे नंबर बहुत अच्छा है थ्योरी के अंदर, बहुत ही अच्छे, मतलब सब में 100 अबव है, एक पेपर को 97 है थर्ड पेपर में। तो मैंने उन सब चीजों को इम्प्रूव किया। और आप लैंग्वेज पेपर है आपका 4th पेपर, उसके यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जैसे ग्रामर है 50 मार्क्स की आती है हिंदी की, और 20 मार्क की आती है आपकी इंग्लिश ग्रामर। आप उस ग्रामर पोर्शन को अच्छे से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं। हमारे यहाँ की स्टूडेंट है एक पद्मा चौधरी जी, मेरी बैचमेट है 2016 की, उनके 148 नंबर आए लैंग्वेज पेपर में। तो आप देख सकते हैं कितना डिसाइसिव पेपर है। बाकी पेपर्स का भी अपना अपना रोल है, ऐसा नहीं है कि आप बाकियों को तो बिल्कुल नजरअंदाज कर दे और हिंदी हिंदी पढ़ते रहे, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि बाकियों में कम रह जाएंगे, उसमें वो हो जाएगा। सबको अपन को मेंटेन करके चलना है। और मैं जब टेस्ट देती थी तो मैं क्या करती थी, उसको जो आंसर की मिलेगी आपको, जब टेस्ट देंगे ना आपको आंसर की मिलेगी, तो मैं उससे खुद भी मैच करती थी कि क्या क्या चीजें मैंने अपनी पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखे और क्या क्या उसमें लिखे हुए। तो जैसे डायग्राम्स का रोल होता था, मैं क्या करती थी क्वेश्चंस में 2016 में मैं डायग्राम भी बहुत कम बनाए थे। जैसे डायग्राम, जैसे ज्योग्राफी में बहुत रोल होगा, आपको इंडिया का मैप बना के शो करना होगा, वर्ल्ड के अंदर कोई जगह नॉर्थ अमेरिका, तो आपको उसका बना के वहां पे शो करना होगा। इन चीजों के भी नंबर आप मिलते हैं, क्योंकि आप जितना पेपर, वो सोचिए एग्जामिनर कितनी कॉपियां चेक करता है, अगर वो एक एक कॉपी के अंदर ऐसे एक एक लाइनें पढ़ने लग जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो जैसे आपने डायग्राम या फिर उसका एक्सप्रेस जिस तरीके से किया है वो उसको अच्छा लग जाता है, तो वो शुरू में आपका इंप्रेशन बन जाता है 2 मार्कर क्वेश्चन से, 5 मार्कर क्वेश्चन से, कि ये इसकी नॉलेज है, इस इंसान को, इसको लिखने का तरीका भी आता है, तो वो नंबर फिर आगे भी उसी तरीके से देता है। तो हमारे को पेपर अटेम्प्ट करना अच्छे से आना चाहिए। मेरी स्पीड बहुत धीरे थी, इतनी धीरे थी कि मैं लिखती लिखती रहती थी और मेरा पेपर खींच के यहाँ पे ले जाती, क्योंकि टाइम हो चुका होता था। तो मैं इस चीज पे मैं बहुत परेशान रहती, मुझे लगता था एग्जाम में कोई चीज अगर मेरे को परेशान करेगी वो मेरी स्पीड है। लेकिन वो ये इतने टेस्ट लिखे यहाँ पे कि स्पीड भी अपने आप इंप्रूव हो गई, और एग्जाम में इतनी मेरे इस चीज के अंदर बेनिफिट रहा कि इस फर्स्ट पेपर में कई लोगों का पेपर छूटा था, उसमें वो पेपर मेरा 15-20 मिनट पहले ही हो गया था, मैंने चेक भी कर लिया था। तो स्पीड आपकी कंसिस्टेंसी से बन जाएगी टेस्ट से, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। आपने सिलेबस एक बार देख लिया है ना सबने, तो आपको ये तो पता ही चल गया होगा जो प्री का जो है हमारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहता है, तो उसमें हम जितना से ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा हम अच्छा मार्क्स ले पाएंगे। और जो हमारा मेंस का है उसमें जितना ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उसके थ्रू हम मार्क्स ले पाएंगे।
तो प्री और मेंस की ऐसा नहीं है कि कोई आपको अलग अलग करनी है तैयारी। आपने सिलेबस देखा होगा कोइंसाइड कर रहा है बहुत ज्यादा दोनों चीजों में। कुछ नए नए सब्जेक्ट है जो 20 मार्कर है वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, बाकी मोर और लेस आपका प्री में कवर हो जाता है। तो आप अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। वैसे आपको यहाँ पे सब कुछ करा दिया जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बस फॉलो कीजिएगा इनको जो जो आपको बोल रहे हैं। तो टेस्ट आपके यहाँ पे रेगुलरली होंगे। प्री के लिए तो वो जब एग्जाम आता है उसके 2-3 महीने पहले बस प्री स्पेसिफिक हो जाते हैं, बाकी जब तक तो हम दोनों चीजों को साइड बाय साइड साथ लेके चलते हैं। इंटरव्यू के अंदर तो ये बोलने की प्रैक्टिस है, वो बहुत आगे की बात है, उसके अंदर हम फिर बात करेंगे। एक बार प्री और मेंस से हम ये हो जाए फ्री। तो इस एग्जाम के अंदर तो यही है कि आप अपने पेशेंस रखिएगा और पर्सिवरेंस रखिएगा। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम बहुत लंबा खिंच जाता है, जैसे हमारे टाइम खिंचा था। हमारे टाइम न्यूज़पेपर्स में ये भी आ जाता था कि शायद परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। तो जब ऐसी ऐसी न्यूज आती है ना तो हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। मेरे 1-2 फ्रेंड्स से जब हम मतलब जब कोचिंग में मिले थे, उन्होंने बीच में प्रिपरेशन छोड़ के दूसरे एग्जाम्स में वो चले गए थे, फिर उन्होंने की ही नहीं प्रिपरेशन। तो कभी भी इस एग्जाम के अंदर हार मत मानिएगा। एक बार क्विट करेंगे ना आप तो आपको पता नहीं आपने क्या खो दिया है, क्योंकि ये फेजेस सबकी लाइफ में आते हैं। जिस दिन सेलेक्ट होते हैं, मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, पूरी दुनिया का आपकी तरफ नजरिया चेंज हो जाते हैं। ये बिल्कुल नक्श से शिखर तक की जर्नी है आपकी। आप जितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना यहाँ पे अपनी पढ़ाई का, टाइम का, एनर्जी का, आपको उसका जो रिटर्न मिलेगा ना वो कई गुना मिलेगा। आपकी लाइफ बहुत ही अलग चेंज हो जाएगी। पूरी दुनिया के सामने आपके पेरेंट्स का आपका इतना रिस्पेक्ट इतना बढ़ जाएगा कि आपको वो लगेगा कि इस एग्जाम से जो मुझे मिला है ना वो शायद मेरे को कभी मिल नहीं पाता अगर मैं किसी और एग्जाम। अपन सर्वाइवल के लिए तो सभी जीते हैं, अपन इस एग्जाम को चूज किए इसीलिए कि ताकि हमारी प्रेस्टिजियस सर्विस है, ये बहुत ही समाज सेवा ये सब तो है ही, ये सबके मन में। देखिए ये भी है कि प्रतिष्ठित सेवा ही हमारे समाज की एक हमारी एक अलग पहचान बनाती है समाज में। तो आप इसमें कभी भी क्विट मत कीजिएगा, हमेशा मोटिवेट रहिएगा। और लंबी जर्नी रह सकती है, इसलिए हमेशा जो आपकी हॉबीज है उनको डेवलप करके रखिएगा। आपकी हॉबीज आपको ये नहीं है कि आपको यहाँ पे स्ट्रेस बस्टर की तरह ही काम करेगी, आपको इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इसके ऊपर, हॉबीज के ऊपर। अब मैं जो महिला है जो मैरिड है और जो ऑलरेडी वर्किंग है कहीं पे, उनके बारे में भी डिस्कस करना चाहती हूँ। पुरुषों से भी रिलेटेड है कि जो ऑलरेडी मैरिड है और वर्किंग है तो उनको भी बहुत वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए मैं ये सारी चीजें एक जॉट डाउन करके आई हूँ कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि इस एग्जाम के अंदर, तो ये रहता था मेरे टाइम भी, ये रहता था कि जो लड़के जो लोग बेरोजगार होते थे वो ऐसा लगता था इनको ज्यादा टाइम मिलता है हमसे ज्यादा पढ़ने के। मेरे बैचमेट है उपेंद्र जी, वो जयपुर मेट्रो में ऑलरेडी वर्किंग थे। उनकी वो वहां से जॉब करके आते थे, क्लास के अंदर हमेशा 15-20 मिनट लेट होते थे, आधा आधा घंटा लेट होते थे, और फिर भी वो क्लास अटेंड करते थे रेगुलरली। जो आधे घंटे का होता था उसको दोबारा करते थे, और ही सिक्योर्ड 5th रैंक इन RS 2016। तो जब वो कर सकते हैं, मेरा भी इसके अंदर सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में हमने जो अपनी ये प्रिपरेशन की थी, मतलब चालू पहले से थी, प्री पहले हो चुका था, लेकिन फिर जो लास्ट तक का फेज था उसमें मेरे को ज्वाइनिंग मिल चुकी थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर बेरोजगार या वर्किंग का कोई फर्क पड़ता है, सबको टाइम मिलता है, बस आप में वो जुनून और वो जज्बा आपको लास्ट तक बनाए रखना है। और ये सारी फेजेस आराम से अपने आप अपने विद टाइम आपको खुद को रियलाइज होगा। जैसे आपको प्री होगा ना क्वालिफाई, तो आपको अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा, फिर आप मेंस के लिए करोगे। बस इन टेस्ट को कभी भी अपना वो मत बना लिएगा बेस कि अगर मैं यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही तो मैं वहां भी नहीं कर पाऊंगी। मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत कम नंबर आते थे, बहुत कम, इतनी कि यहाँ पे नवीन जी खड़े होकर नंबर बोलते थे तो मेरे को शर्म आती थी कि मेरे इतने कम नंबर। पहले यहाँ पे जब टेस्ट के होते थे तो बोले जाते थे वर्षा शर्मा इतने नंबर इतने, तो मेरे को इतनी शर्म आती थी जो मैं क्लास में वो पीछे से उठ के अपनी शीट लेने आती थी। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। आप मेरे को खुद उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि जब वहां पे कम आते 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 धीरे धीरे इतने इंप्रूव हो गए थे कि 128 आने लग गए थे टेस्ट पेपर्स के अंदर। तो इसलिए आप कभी भी डीमोटिवेट मत होइएगा, ये देखिएगा क्या गलतियां की है, उन गलतियों को सुधारना है आपको। तो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ बोलिए। ऐसा इसके अंदर हर साल तो ये एग्जाम होता नहीं है, कुछ कुछ टाइम में होता है। तो हर साल के अलग अलग वैकेंसीज होती है। हमारे टाइम 92 निकली थी 2016 में, इस बार 75 निकली है, तो वो हर बार अलग अलग निकलती है। तो आपको
पोस्ट से अपन को तो एक ही पोस्ट चाहिए ना, अपन को कोई मतलब नहीं है 75 निकले 92 निकले, अपन को तो एक पोस्ट चाहिए, हम एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, बाकी कितनी भी निकले हमें मतलब नहीं है, हमें तो बस एक पोस्ट चाहिए। तो आप तो उसी को ध्येय बना के अपनी प्रिपरेशन कीजिए, कभी भी इन चीजों में मत उलझिएगा। ये भी हुआ था जो आपने ये डिस्कस किया है, बैठ जाइए। ये चीज हुई थी कि कई जो 16 के अंदर पोस्ट के ना 92 निकली थी आरएस की, इसके अंदर थोड़ी कम, तो बोले कि ये तो कम निकली ये, बट इन चीजों में मत पड़िएगा, इनसे क्या मतलब है, हमें तो एक पोस्ट चाहिए बस, और बाकी कितनी निकले हमें मतलब नहीं है, तो आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए। हाँ बोलिए। देखिए सबसे पहले तो आपको एसीएम एसडीएम लगाते हैं, ठीक है, एसीएम मतलब असिस्टेंट कलेक्टर और एसडीएम सब डिविजन मजिस्ट्रेट। उसके बाद आपका 5-6 साल के अंदर प्रमोशन होकर आप एडीएम लगते हैं, एडीएम होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और एडीएम के बाद में आपका 15 से 20 साल के बीच में प्रमोशन होके आप अपना आईएएस में प्रमोट हो जाते हैं और डीएम लग जाते हैं। आप पूछिए। हाँ हम्म, हिंदी के अंदर जरूर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स के इन चीजों के नंबर कटते हैं और इंग्लिश में भी, बट ये चीजें इतनी मायने नहीं रखती। लेकिन हिंदी के पेपर में क्या होता है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, 2016 के मेरे को कम नंबर आए थे, तो उसमें क्या करती थी, मेरी गलतियां बहुत ज्यादा थी, तो मुझे फिर बताया यहीं पे टीचर ने कि जैसे कोई भी वर्ड हो तो वो आपको भी सिखाएंगे वो सब चीजें, आप टेंशन मत लीजिए कि किस तरीके से लिखा जाता है कि वो टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन देता है। जैसे मतलब मंजरी वर्ड है तो उसको किस तरीके से ऊपर बिंदु लगा के लिखते हैं अपन जनरल लैंग्वेज में, वो आपको बताएंगे, इस तरीके से लिखेंगे ना तो उसको लगेगा इसको हिंदी का ज्ञान है, वो सब आपको सिखा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए उस चीज की। और करंट अफेयर्स के अंदर चेंज होता रहता है, कोई ऐसे स्टैटिक वो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे इकोनॉमी, राशन इकोनॉमी भी करंट अफेयर्स के अंदर आती है, तो उसके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे कवर करा देंगे, तो करंट अफेयर्स की भी टेंशन नहीं लेनी, आपको एक पूरा फुल पैकेज, आप टेंशन मत लीजिए, आपको बस पढ़ना है, आपको अपनी तरफ से पूरे अपने एफर्ट्स देने, यहाँ से आपको कमी नहीं मिलेगी, आपको आपके एंड पे ये करना है कि अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सबकी अपनी अपनी हॉबी होती है, उस हॉबी को आप अपने रखिए, क्योंकि बोर हो जाते हैं इतना जब पढ़ाई करते रहते हैं ना, तो आप कोई भी दिन डिसाइड कर लीजिए हफ्ते का कि इस दिन तो मैं आधा दिन अपना पूरा अपनी हॉबी को दूंगा, जैसे किसी को मूवी देखना पसंद है, किसी को कुछ भी, अब मैं मेरी हॉबी अलग चीज थी, मैं को थोड़ा मंदिर वंदिर जाना पसंद था तो मैं मंदिर निकल जाती थी, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है, गेम्स खेलना, क्रिकेट, ये सब तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट पूरी तरह मशीन मत बना लेना अपनी बॉडी को कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, थोड़ा टाइम अपनी हॉबीज को भी दीजिएगा। पढ़ते टाइम नींद शुरुआत में तो आती थी, इस चीज में झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन जब जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती जाती है ना तो इतना प्रेशर आ जाता है दिमाग के ऊपर कि उस टाइम नींद एक लिमिट में हो जाती है कि मेरे को 6 से 7 घंटे शुरुआत में तो 8 घंटे सोती थी, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती जाती है यहाँ पे भी तो 6 से 7 घंटे की नींद बस इतनी ले लेती थी, बाद में नींद आती ही नहीं है, जितनी टेंशन हो जाती है एग्जाम की। हाँ तो बोर्ड आप भी, तो आपको कोई बुक के ऊपर ध्यान ही नहीं देने, नोट्स पढ़ने, और नोट्स बहुत ही रिफ्रेशिंग रहेंगे, कोई बोरिंग होंगे ही नहीं, उसके अंदर बस टू दी पॉइंट होंगे, तो आपको वो लिखवाएंगे उतना ही जितना आपको पढ़ना है, बोर होंगे ही नहीं, यहाँ पे क्लास में आपको आधा तो याद हो जाएगा, आपको घर जाके सिर्फ रिवाइज करने का काम होगा, तो ये बोर वाली बात तो आप टेंशन मत लीजिए। हाँ बोलिए। हम्म, बैठिए, ये सबके साथ होता है, आपके साथ ही नहीं, मतलब मेरे साथ भी यही हुआ था, कह सकता है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सब ये विद टाइम है ना, आपको खुद को रियलाइज होने लग जाता है कि अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव लोग कई मिलेंगे आपको जो ऐसे कहेंगे क्यों इस एग्जाम में पढ़े हो, इसमें तो इतना टाइम लग जाता है, इतना टफ एग्जाम है ये तो, लेकिन उन चीजों से दूर हटके आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। हमारे एक और मैं फ्रेंड को जानती हूँ जो 12th के अंदर फेल हुए थे, उन्होंने दोबारा अपना 12th दिया था और उन्होंने आरएस 2016 में सिलेक्ट हुए थे। एक और सर है जो बहुत सीनियर है, उनके साथ भी यही था कि वो भी फेल हुए थे और उनको ग्रेजुएशन के अंदर भी ये था, ग्रेजुएशन में भी फेल हो गए थे, बट फिर भी उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हर कोई एग्जाम क्लियर कर सकता है।
घंटों में पढ़ाई को कभी भी मत बांटिएगा। आप ये देखिएगा मुझे इस टॉपिक को करना है, इतना मेरे को करना है, इतना आपको सबके अलग अलग कैपेसिटी होती है ना, हो सकता है मेरा ब्रेन धीरे चलता हो, आपका तेज चलता हो, तो आप उसी चीज को ग्रेस्प कर ले 2 घंटे में, मैं करूँ 5 घंटे में। तो घंटों के अंदर कभी पढ़ाई को मत बांटिएगा, टारगेट्स में बांटिएगा। मेंस की तैयारी के लिए देखिए सिलेबस आपने भी देखा होगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है कि 4 से 5 महीने चाहिए होते हैं एक बार के लिए फर्स्ट रिवीजन। फिर तो देखिए फिर तो कोई एंड ही नहीं है। ऐसे तो मेरे जैसे के साथ तो ये हुआ था कि मेरे को तो 4 से 5 महीने भी कम पड़ गए थे, तो वो विद टाइम एक्सटेंड होता गया, तो मेरी प्रिपरेशन और स्ट्रांग होती गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं, 4 से 5 घंटे 4 से 5 महीने इनफ होते हैं, वो आपका सिलेबस पहले ही कवर हो जाएगा। मिलेगा देखिए इस चीज में मैं कैसे बता दूं, ये तो आरपीएस से डिसाइड करेगी कितना टाइम मिलेगा। मेरे को तो पहले फ्री का भी नहीं पता था कि इतना जल्दी हो जाएगा, तो ये तो आरपीएस के ऊपर है। आप टेंशन मत लीजिए, आप तो अपने किसी भी एग्जाम के ऊपर ये मत देखिए कि मेंस पे क्यों जंप कर रहे हैं डायरेक्ट। अभी तो अपन को पहली फेज के बारे में सोचना है, एक बार वो क्लियर कर ले, फिर धीरे धीरे सारी चीजें रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। अभी तो आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। नहीं नहीं, इंडिविजुअल नहीं है, सारों की है। एक बहुत अच्छा लगता है, इतनी मेहनत की थी, ऐसा लगता है। यही तो मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि कभी भी क्विट करने की मत सोचिएगा। जो आपको लास्ट में जो रिजल्ट मिलने वाला है ना, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते वो आपको कितनी खुशी देगा। और वो खुशी थोड़े से टाइम की नहीं होगी, बहुत आपकी लाइफ लॉन्ग वो आपको खुशियां देगा। आपकी, आपकी फैमिली की, सबकी लाइफ बदल जाएगी इससे। तो कभी भी मत सोचिएगा कि एग्जाम मुझसे नहीं हो सकता, सबसे हो सकता है। डायग्राम कैसे बनाते हैं? क्या? अच्छा, जब देखिए वो अपने आप लिखेंगे ना, अभी जब आपको आंसर शीट साथ ही मिला करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके अंदर लिखते छोटा छोटा सेमी कॉलम्स लगा लगा के सिखाएंगे आपको टीचर्स भी। तो उसके अंदर फिर एक छोटा सा स्क्वायर बना के डायग्राम, कौन सा हमारे को इतना बड़ा बनाना है, बस इतना सा डायग्राम बनाना होता है, बस दिखाना होता है कि ये प्लेस यहाँ पे सिचुएटेड है। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कुछ ये डिफरेंस नहीं है, खुद के पढ़ने का है कि खुद की पढ़ाई तो आपकी ऑफलाइन में भी अच्छी हो सकती है, ऑनलाइन आप पे डिपेंड रहेगी, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी जैसे कई बच्चे ऑफलाइन थे, उन्होंने कोरोना टाइम में ऑनलाइन की है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी पढ़ाई पे ही सब कुछ डिपेंडेड है। तो वो तो आपका एक ग्रुप तो वैसे भी आपको हो गई ना, जैसे जब अपन पढ़ते हैं तो अपना खुद का एक ग्रुप डेवलप हो जाता है 2-3 जनों का, जिनसे अपन डिस्कशंस करते रहते हैं। तो एक ग्रुप आप एक अच्छा सा अपना डेवलप कर लीजिएगा, जिनसे आप डिस्कशंस करते रहे, और जो भी नई नई चीजों टेस्ट एक दूसरे के लेते रहना, वो सब तो है। हाँ पूछिए। हाँ बोलिए। सारों पे स्मार्ट वर्क करना है इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है कि एक पे। वो आपको जब पढ़ाएंगे ना, फैकल्टीज खुद ही बता देगी इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं और इसके अंदर से इतना ही पढ़ना है। क्योंकि अब राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर देखे ना तो पूरा ग्रंथ है, अगर इस तरीके से उसको पढ़ाने लग गए तो उसी के अंदर पता ही नहीं कितना टाइम निकल जाए आपका। तो वो आपको इतना ही पढ़ाते हैं जितना एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, तो वो उसकी भी आप उस टेंशन मत लीजिए उस वाले सेक्शन के। ठीक है। हाँ। अरे इस चीज का तो मैं आपको खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, बहुत फायदा होता है। मतलब 2016 का भी बताती हूँ और इसका भी बताती हूँ। 16 में विशाखा गाइडलाइन का क्वेश्चन था, वो यहाँ के टेस्ट में आया था 10 मार्क का, वहां पे भी आ गया 10 मार्क। तो वो जो यहाँ पे पता है ना, यहाँ पे पेपर को किस तरीके से बनाना है, कौन से अभी मुद्दे जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो तो क्वेश्चन कोइंसाइड करते हैं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं। और ये 16 में भी हुआ, 18 में भी हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चंस। मतलब वो सेम टू सेम इन सेंस थोड़ा सा लाइन चेंज हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सेम आ जाएगा, बट जो कंटेंट है उसका सेम रहेगा, तो हेल्प बहुत मिलती है। टेस्ट कोई भी स्किप मत कीजिएगा, सारे दीजिएगा, एटलीस्ट यही पता चलेगा कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आते उसको भी अपन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। हाँ। अच्छा, मेरे मेंस के अंदर टोटल मार्क्स थे 441.75 और इंटरव्यू में थे 70, तो मेरा टोटल था 511.75। थैंक यू।